वी स्टार्टेड द क्लीन अप ऑफ द मैगी से यूपीआई हमने शुरू किया। वो अभी जो लोग क्रेडिट लेते हैं। हमने हाल में रिसेंटली कहा था कि इंडिया की जीडीपी 5% तक भी ग्रो कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, जबकि उसके बाद 2 क्वार्टर्स में 7+ और अब 8+। तो लोग आपको बहुत ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो जब मैं आता हूँ, जब कस्टम्स ऑफिसर मुझे सल्यूट करता है, कहता है कि सर आप देश के लिए काफी काम कर रहे हैं, दैट्स इनफ, दैट्स आई डोंट। ओके रघुराम जी, आपसे लोग ये भी पूछते हैं कि आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में क्यों गए थे? आपको ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि आप वहां गए? क्या आप अभी भी इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं किसी भी रोल में, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो? तो राहुल गांधी को आपने जाना अभी तक, कैसे रेट करते हैं आप राहुल गांधी? लोग कहते हैं देखिए इलेक्शन पे इलेक्शन हार रहे हैं, लोग उनकी स्कीम्स पर यकीन नहीं करते जो वो प्रॉमिस करते हैं। क्या देश में डिक्टेटरशिप आ रही है? क्या आपको लगता है रघुराम जी डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है और ज्यादा अथॉरिटेरियन रिजीम? जी, ईडी सीबीआई जो जा रहे हैं अपोजिशन लीडर्स के यहाँ, ज्यादा ऑलमोस्ट उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं, ये भी आपको लगता है कि गलत है और ये मैल इंटेंशन से किया जा रहा है? नोटबंदी पर, नोट बैन पर, डीमोनेटाइजेशन पर आपकी राय अभी भी वही है जो पहले थी या कुछ बदली है? बेनिफिट क्या हुआ उससे? रघुराम जी, देश का बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? देश में बेस्ट इकोनॉमिक माइंड आप किस लीडर का आज मानते हैं? देश का बेस्ट इकोनॉमिस्ट आप किसे मानते हैं? आप अपना नाम भी ले सकते हैं। ओके, बेस्ट आरबीआई गवर्नर अब तक का कौन रहा है रघुराम जी? आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मिस्टर रघुराम राजन को, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और हाल में इन्होंने एक किताब भी लिखी है। वैसे तो कई किताबें लिख चुके हैं, लेकिन जो रिसेंट इनकी बुक है सर की बहुत ज्यादा चर्चा में है, उसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। और इनके साथ रोहित लांबा ने भी इस किताब में अपना योगदान दिया है। बहुत चर्चा में आपकी किताब। बहुत स्वागत आपका। हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, थैंक्स फॉर हैविंग मी। नो, माय प्लेजर कंप्लीटली। सर मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। इस किताब के बारे में आपने रिसेंटली खुलकर बात की, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। आपने एक बयान दिया, आपने कहा कि हाल में हमारी इंडिया की इकोनॉमी को लेकर जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है उससे हमें बचना चाहिए। क्या वाकई बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड इंडिया की इकोनॉमी है? हाइप तो इस बात की है कि हम विकसित देश बन चुके हैं। हमें काफी काम करना है विकसित देश बनने के लिए। और इस किताब में हम ये लिखते हैं कि पहले हमें शिक्षित देश बनना है, हमें स्वस्थ देश बनना है, हमें उद्यमी देश बनना है, उसके बाद हम विकसित देश बनेंगे, अगर ये सब ठीक चलता है तो। मतलब जो अभी कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और कुछ साल में हम नंबर 5, नंबर 3, तो ये आपको अभी रियलिस्टिक नहीं लग रहा है क्या? नहीं, रियलिस्टिक है, लेकिन बात ये है कि हमारा पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है ना, 1.4 बिलियन। तो अभी विथ 2,500 पर कैपिटा जीडीपी हम यूके को ओवरटेक कर रहे हैं। यूके यूज्ड टू बी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, लेकिन अभी भी वी आर नॉट द सेम पर कैपिटा जीडीपी एज द यूके। यूके's per capita GDP is more like $25,000-30,000। हमारा तो $2,500 है, 1/10। तो हम अभी भी काफी गरीब हैं और विकसित देश बनने के लिए पर कैपिटा जीडीपी को बढ़ाना है और पर कैपिटा जीडीपी को 5, 6, 7 गुना बढ़ाना है टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क, काफी होमवर्क करना है हमें। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग अभी सोचते हैं कि हाँ वी बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम पहुंच गए हैं। आई एम सेइंग कि इवन इफ वी बिकम द 3rd, वो 3-4 साल में हम 3rd लार्जेस्ट बनेंगे। बट इवन इफ वी बिकम द 3rd, विकसित बनने के लिए पर कैपिटा जीडीपी को बढ़ाना है और उसके लिए काफी काम करना पड़ेगा। 2,500 से जो पुअरेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, देयर अबाउट $20,000-25,000 पर कैपिटा, यानी कि 10 गुना बढ़ाना है।
अच्छा, इसीलिए मतलब शायद आप ये कह रहे थे कि जो इंडिया में बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, वी हैव अराइव्ड, तो ये हाइप जो है वो रियलिस्टिक नहीं है, ऑन ग्राउंड ये सपोर्ट नहीं करते हैं फैक्ट्स उसको। हाँ, अगर आप देखेंगे हमारा आबादी क्या है, 1.4 बिलियन, राइट? और दैट मीन्स वी आर 1/6 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ओके, हमारे नोबेल प्राइज विनर्स कितने हैं? 3 या 4, और वो भी अभी देव टेकन अमेरिकन सिटीजनशिप, वो दे आर नॉट इवन इंडियन सिटीजन्स। वो इफ यू लुक एट आवर नोबेल प्राइज विनर्स, वी शुड हैव 1/6 द नोबेल प्राइज विनर्स इन द वर्ल्ड, राइट? If we are performing according to our population, we should have 1/6 the Nobel Prize winners. यहाँ से वहां तक पहुंचने के लिए काफी काम करना है। अगर आप विश्वविद्यालय को देखेंगे, बड़े अच्छे विश्वविद्यालय हैं हमारे, IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, लेकिन टॉप 100 में एक भी नहीं है। टॉप 100 विश्वविद्यालय में इन द वर्ल्ड एक भी हमारा नहीं है। तो वी हैव टू डू सम वर्क। क्या 2025 तक, नेक्स्ट ईयर तक जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है सरकार ने, आपको वो अचीवेबल लगता है? 5 ट्रिलियन तो काफी मुश्किल है, क्योंकि हम अभी 3.7 3.8 हैं, तो यहां से वहां तक 25% ग्रोथ चाहिए हमें, वो नहीं हो सकती है। लेकिन 5 ट्रिलियन इज अ नंबर, और थर्ड लार्जेस्ट इज ऑल्सो अ रैंक। हम पहुंचेंगे 2-3 साल नहीं, में। लेकिन तो देखिए रघुराम जी, पता है होता क्या है, क्योंकि आप यूएस में रहते हैं, मुझे पता है कि आप सोशल मीडिया सेवी भी हैं और देखते भी होंगे। जब आप कोई इस तरह का अपना असेसमेंट देते हैं तो लोग उसको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। आपने हाल में रिसेंटली कहा था कि इंडिया की जीडीपी 5% तक भी ग्रो कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, जबकि उसके बाद 2 क्वार्टर्स में 7+ और अब 8+, तो लोग आपको बहुत ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो आपको ये देखना चाहिए कि मैंने ये कब कहा था। मैंने ये दिसंबर 2022 में कहा था कि अगर हम भाग्यशाली होंगे अगर हम 5% पहुंचेंगे। उस वक्त जीडीपी का गति क्या था? 4.5%। हाँ, और ग्लोब में यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे और ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। तो मैंने कहा कि वातावरण काफी मुश्किल है, और अगर 5% पहुंचेंगे तो भाग्यशाली होंगे। मेरे ख्याल में आज की गति, अगर आप वो जो जीडीपी मैनिपुलेशन नहीं, वो जो रिकैलिब्रेशन अच्छी तरह से करेंगे, तो मेरे ख्याल में हमारा गति अभी 6% है। 5 से 6 इतना फर्क तो नहीं है, लेकिन वो जो ट्रोल मीडिया है वो तो ट्रोलिंग करते रहेंगे कि आपने कहा 5, देखिए 8.5 है, CSO कह रही है 8.5। 8.5 में काफी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन की मेजर हैं उसमें जीडीपी डिफ्लेटर जो यूज कर रहे हैं 1.5 1.6 यूज कर रहे हैं। आप कहिए सीपीआई क्या है आजकल? 5-6% है। तो अगर आप 1.5 यूज करेंगे तो लगेगा कि आपका रियल जीडीपी काफी ज्यादा है, इसलिए उनका नंबर 8.5% है। अगर आप 4 और 5% लेंगे तो जीडीपी ग्रोथ 5 और 6% आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में जो सस्टेनेबल ग्रोथ चल रही है 6%, 5-6%, मेरे ख्याल में 6% के करीब है। तो आपके जो फैंस कर सकते हैं। आपके जो फैंस है ना, फैन से मेरा मतलब जो आपको ट्रोल करते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि आप मोदी क्रिटिक हैं, आप मोदी विरोधी हैं। क्या आप मानते हैं कि अब आपकी ये इमेज बन गई है? इमेज तो बनाते हैं ना। तो मतलब आप नहीं है मोदी विरोधी? मेरे ख्याल में वातावरण ऐसा है कि कोई गवर्नमेंट की आलोचना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो लोग उन पे कूदते हैं। आप देखिए कौन सा इकोनॉमिस्ट है जो इंडिया में जीडीपी नंबर्स क्वेश्चन करता है? कई लोग हैं, जैसे फॉर्मर स्टैटिस्टिशियन डॉक्टर प्रणब सेन, लेकिन काफी कम लोग हैं। ज्यादातर लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश के लिए अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप गवर्नमेंट के पॉलिसीज को
ये एक डिस्पैशनेट तरीके से अगर नहीं देखेंगे, अगर आप उनको थोड़ा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट तो सोचेगी सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हमें चेंज। अच्छा, आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं रघुराम जी? जरूरत नहीं है। आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्या आप लेफ्टिस्ट हैं? क्या आप राइट में हैं? मैं सेंट्रिस्ट हूं। मैं एक्चुअली मेरा ये कहना है कि मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिटिक हूं। जब मैं एनडीए के लिए काम करता था 2003-4 में, मिस्टर यशवंत सिन्हा के साथ काम कर रहा था। उसके बाद मैं इकोनॉमिक एडवाइजर बना प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ इकोनॉमिक एडवाइजर 12-13 में, 12-13 में वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर था मिनिस्ट्री में। उससे पहले मैं उनको बाहर से एडवाइस करता था। एक कमीशन भी उसको चेयर किया, उस समय चेयर किया, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कमेटी। लेकिन मैं बीजेपी गवर्नमेंट के लिए भी काम किया है, इस वाले बीजेपी गवर्नमेंट के लिए। हाँ, 14 से 16 तक तो आपने मोदी जी के साथ भी काम किया। लोग भूल जाते हैं कि 28 महीने के लिए मैं इस गवर्नमेंट और मोदी जी के साथ काफी कॉन्वर्सेशंस भी हुए थे। मैं इसीलिए क्रिटिसाइज करता हूं क्योंकि कोई और क्रिटिसाइज नहीं करता है, और हमें ये देखना है कि इंडिया के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी क्या है। जैसे कि ये जो $10 बिलियन हम चिप्स के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, राइट, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनमें आप साइंस लैब्स देखेंगे तो वहां पे इक्विपमेंट भी नहीं है। इसलिए मैंने एक पीस लिखा, स्पेक्ट्रोमीटर नॉट चिप्स। राइट, अगर आप उन लैब्स में अगर आप स्पेक्ट्रोमीटर ले आते हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स रिसर्च काफी चल सकती है। लोग, ये जो स्टूडेंट्स हैं, वो काफी कुछ समझ सकते हैं और काफी रिसर्च कर सकते हैं। हमें आज इंडिया में रिसर्च और इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। चिप्स की जरूरत नहीं है। तो चिप्स के साथ साथ क्या आपको यह भी लगता है फिर बुलेट ट्रेन की भी जरूरत नहीं है? वो भी फिजूल खर्ची है। बुलेट ट्रेन हम कोशिश कर रहे हैं ना काफी साल से गुजरात में बनाने। मेरे ख्याल में ये जो चीजें हैं, अगर वो इनोवेशन और डेवलपमेंट पैदा करते हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करेंगे और फिर यहाँ पे काफी सब्सिडीज के साथ बनाएंगे तो हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी बनती है, और हमें हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। ओके, आप इसी डिस्पैरिटी का जिक्र कर रहे थे क्या, असमानता का, जब आपने कहा कि कुछ मायनों में हम अफ्रीका जैसे हैं। दिल्ली, नोएडा और आसपास के बड़े शहर तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन बाकी जगह अफ्रीका जैसी है। अगर आप चाइल्ड मोर्टेलिटी को देखेंगे, अगर आप कुपोषण को देखेंगे, मालन्यूट्रिशन, तो केरला और बिहार में काफी फर्क है। बिहार में अफ्रीका के जैसे कंडीशंस हैं, केरला में फर्स्ट वर्ल्ड जैसा कंडीशंस है जहां तक स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम कर सकते हैं। अगर केरला में हो सकती है तो बिहार में भी हो सकती है, लेकिन काफी काम करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, सो 2047 तक जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं विकसित भारत बनाना है, उसमें आपको दम लगता है? क्या वो संभव है, पॉसिबल है? संभव तो है। एम्बिशन अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम विकसित नहीं बन सकते हैं, लेकिन हमें रियलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए ये कि हमें विकसित बनने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप एजुकेशन को देखेंगे, थर्ड क्लास में अगर आप सर्वे करते हैं तो 75% जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं वो सेकेंड क्लास के लेवल पे नहीं है। जो तीसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं वो दूसरी कक्षा के स्तर पे नहीं है, 75% से ज्यादा। ये
मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वेस कहते हैं, ये आसर रिपोर्ट जो आती है हर साल, वो काफी अच्छा सर्वे करते हैं। तो अगर 75% हमारे जो बच्चे हैं वो क्लास के लेवल पे नहीं है, तो कैसा विकसित देश बन सकते हैं? ये लोग जो हैं, जो समझते हैं नहीं है, जो क्लास में शिक्षा चल रही है, वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, वो स्कूल छोड़ के खेत में जाके काम करेंगे। अगर आपके पॉपुलेशन आबादी में 75% लोग उन्होंने स्कूल कंप्लीट नहीं किया, तो कैसा विकसित देश बनेंगे हम? अगर इतने सारे लोग ड्रॉप आउट्स हैं, हमारे ग्रेजुएट्स भी, अगर आप हमारे ग्रेजुएट्स को देखेंगे तो सर्वे के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि 50% अनएम्प्लॉयबल हैं, 50% जो ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि उनके कॉलेजेस में प्रोफेसर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, वो ठीक टाइम से आते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, और लोगों को डिग्री मिलती है लेकिन उनको ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं कहता रहता हूं कि हम विकसित बन सकते हैं, Right. लेकिन काफी काम करना पड़ेगा उसके लिए। Okay, ये तो नहीं मतलब हमें, जैसे कि हम समझते हैं कि हम बन गए तो हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, हम तो काम मतलब नहीं अभी हम कौन सी स्टेज में हैं? क्या हम अपने आप को पुअर कंट्री बोलें या डेवलपिंग कंट्री बोलें? क्योंकि आप कह रहे हैं डेवलप तो अभी नहीं है। फास्ट डेवलपिंग कह सकते हैं। Okay. आजकल उत्पादन की गति 6-7% पे चल रही है। अगर आप सस्टेनेबल ग्रोथ देखेंगे तो मेरे ख्याल में ये अच्छी ग्रोथ है, लेकिन इसको बढ़ाना है। 8-9% तक हमें जाना है अगर हम ये चाहते हैं कि बाय 2047 पर कैपिटा जीडीपी 10,000 से ज्यादा हो। ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर और बाकी सरकार के बहुत सारे मंत्री बार बार ये कहते हैं कि जो हमारी ताकत है वो हमारी डेमोग्राफी है। 50-60% हमारी पॉपुलेशन यंग है, इसीलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप भी वाकई ऐसा मानते हैं कि डेमोग्राफी के जरिए हम आराम से वो टारगेट अपना हासिल कर सकते हैं? नहीं, उनको नौकरियां चाहिए। अगर आप हमारे यूथ को देखेंगे, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है और बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। अगर आप एजुकेटेड यूथ को देखेंगे, उनका अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है। अगर आप आईएएस जो लोग लेते हैं, वो बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी 2003-4 में 3 लाख लोग लेते थे आईएएस। आजकल 12 लाख 14 लाख लोग आईएएस एग्जाम लिखते हैं, लेकिन सीट्स उतने ही हैं। आईएएस आईएफएस के सीट्स उतने ही हैं, बड़े नहीं। तो इसका मतलब यह है कि लोग नौकरी चाहते हैं, लेकिन जो नौकरी मिलते हैं ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में इनसिक्योर काम, जिसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जिसमें इनकम्स अच्छे नहीं है, वैसे नौकरियां आजकल मिलते हैं। लेकिन अच्छे नौकरियां जिनमें आमदनी काफी ज्यादा है, जिनमें जॉब सिक्योरिटी है, जिनमें तरक्की की पॉसिबिलिटी है, वो काफी कम है। क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि यही डेमोग्राफी जो हमारी ताकत है, स्ट्रेंथ है, यही अगर हैंडल नहीं की गई तो हमारी कमजोरी भी बन सकती है? क्योंकि आपने मणिपुर का जिक्र करके बिल्कुल यही रेफरेंस दिया था। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि अगर युवा लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, वो क्या करेंगे? वो पहले तो बातचीत करेंगे आपस में, थोड़ा कॉफी शॉप में बैठ के गपशप मारेंगे। लेकिन अगर कोई होप नहीं है कि वो जो ताकत है उनमें, वो डिस्ट्रक्टिव ताकत बन सकती है। जैसे कि मणिपुर में प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम एक तो कुकीज और इंटर कम्युनिटी राइवलरी जो कहते हैं,
वो चल रही है, लेकिन उसमें रिजर्वेशंस का भी मामला है कि एक कम्युनिटी को रिजर्वेशंस मिलती है, दूसरी कम्युनिटी को जॉब रिजर्वेशन और यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं मिलती है। तो मेरे ख्याल में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि जॉब्स ओनली फॉर महाराष्ट्रियंस, क्योंकि लोकल जॉब्स नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जो बेरोजगारी का प्रॉब्लम है, ये अगर बढ़ती है तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट के कारण बन सकती है। ओके, अब रघुराम जी, एक बात और कही जाती है कि हमें सुपर पावर बनना है और हम बन जाएंगे। आपका एक हाल का बयान था जो बड़ा वायरल भी हुआ, जिसमें आपने कहा कि मुझे सुपर पावर से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या आपका मैसेज था? मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम सुपर पावर बन के क्या करेंगे, हमारा प्लान क्या है सुपर पावर बन के। ये सुपर पावर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम बनते हैं तो अच्छा है, लेकिन करेंगे क्या उसके साथ? क्या हम ग्लोबल पीस की तरफ जाएंगे, या क्या हम औरों पर हमारा ताकत एक्सप्रेस करेंगे? हम क्या करना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल में ये जो प्रोसेस है सुपर पावर बनने की, हम बन जाएंगे, एक दिन तो बन जाएंगे। हमारा आबादी डेफिनेशन क्या होती है सुपर पावर की? कौन क्या होता है सुपर पावर? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि सुपर पावर का मतलब क्या है? कि हम आपको अटैक करेंगे जब भी हम चाहते हैं। अटैक करके हम क्या करेंगे? आप देख रहे हैं रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, अब उनको क्या मिला? उनको डेथ और डिस्ट्रक्शन ही मिला है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहिए। अगर इकोनॉमिक सुपर पावर बनेंगे तो इसलिए बनना चाहिए क्योंकि हर इंडियन को एक अच्छी आमदनी मिलनी चाहिए। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर, वे एवरी इंडियन इज हैप्पी बिकॉज दे गेट इनकम। ओके, आपके बारे में बहुत से लोग ये लोग कहते हैं, खासतौर से बीजेपी और गवर्नमेंट के जो सपोर्टर हैं, कि आप नेगेटिव ही देखते हैं और नेगेटिव ही दिखाने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते और पॉजिटिव नहीं दिखाते। क्या कहेंगे आप उनके लिए? आप ये किताब पढ़िए, इसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव के, हम क्या अच्छे कर सकते हैं। एक इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल है मुस्तफा की, जिन्होंने आईडी फ्रेश शुरू किया। इडली बैटर बनाते हैं वहां पे, और मुस्तफा एक फार्म लेबरर के बेटे हैं, और स्कूल में छठी क्लास फेल हो गए, और हिज टीचर केम टू द फील्ड और उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाइए स्कूल, क्योंकि शिक्षा से ही आपको करियर मिलेगी अच्छी। तो वो वापस चले गए। फिर ही बिकेम मैथ टॉपर इन स्कूल, वेंट टू NIT, डिड अ डिग्री इन टेक्नोलॉजी, फिर स्टार्टेड अ फर्म। He started a firm, ID Fresh, which started making idli batter, जो इडली माव है ना, वो बनाते हैं वहां पे, और वो हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं, प्लास्टिक अच्छी तरह से पैकेजिंग करते हैं, एंड ही नाउ एम्प्लॉयज 2500 पीपल। करोड़पति बन गए, फार्म लेबरर सन, ओनली थ्रू एजुकेशन। वैसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं किताब में, और फिर काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हाउ वी कैन डू बेटर। जैसे कि आप दिल्ली में हैं, ये जो स्कूल्स की रिफॉर्म जो आम आदमी पार्टी ने किया है, और जो पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल को रीपेंट करके आजकल वो रिजल्ट्स गवर्नमेंट के स्कूल के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट्स के बराबर हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब सक्सेस स्टोरीज हैं। सिर्फ बीजेपी के सक्सेस स्टोरीज नहीं है, काफी ज्यादा पार्टीज के भी सक्सेस स्टोरीज हैं, और उनसे हमें सीखना है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं इंडिया में, और उसके साथ इंडिया कैसे आगे चलेगी। ये जो लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव ही देखते हैं, मैं कभी कभी नेगेटिव देखता हूं इसलिए क्योंकि लोग सिर्फ पॉजिटिव देखते हैं दूसरे साइड पे, और कहते हैं कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छी, ऑल इज वेल। नहीं, पता है रघुराम जी, आप पर आरोप ये लगता है कि आप नेगेटिव बीजेपी का देखते हैं, पॉजिटिव दूसरों का देखते हैं। अब देखिए, आम आदमी पार्टी का भी आपने उनका उठा लिया
कि वो दिल्ली के स्कूल और हेल्थ पर उन्होंने अच्छा किया? अच्छा, हमने किताब में काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखा है, Right. जो बीजेपी अच्छी कर रही है। और अगर आप देखते हैं नौकरियां कहां पैदा हो रही हैं इंडिया में, वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में पैदा हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी अच्छी काम कर रही है कंस्ट्रक्शन में। ओके ओके। भारत निर्माण चल रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। बट द प्रॉब्लम इज कि आप अगर नौकरियां देखेंगे तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर क्या है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ जॉब्स? मैं आपसे पूछता हूं, आप सोचेंगे सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, एग्रीकल्चर से इंक्रीजिंग। तो जब मैं ये पॉइंट आउट करता हूं कि एग्रीकल्चर में जॉब्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बढ़ रहे हैं। आप अगर अखबार देखेंगे तो इट लुक्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग इज ग्रोइंग लाइक मैड। यस, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आर नॉट ग्रोइंग एज अ शेयर ऑफ द इकोनॉमी। दे हैव स्टेड फ्लैट फॉर द लास्ट 40 इयर्स। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी का भी पॉजिटिव बताते हैं, तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वो ऐसे क्यों कहती हैं कि आप पहले तो ये तय कर लीजिए कि आप इकोनॉमिस्ट हैं या आप पॉलिटिशियन हैं? वो कहती हैं कि रघुराम राजन को अपने टाइम का आरबीआई गवर्नर का टेन्योर देखना चाहिए, यूपीए सरकार के समय का। हाँ। वो कहती हैं उस समय सारा बैंकिंग सिस्टम जो ढेर हो गया, कोलैप्स कर गया, उसकी वजह आप हैं, क्योंकि फोन से वहां पर लोन दिए जा रहे थे और आप उधर मुंह करके बैठे हुए। She doesn't know what she's talking about. If she paid any attention, she would know that the cleanup of the banking system started in my time, that we started making the banks recognize the bad loans they had given, which she is taking credit for. Now the BJP will take credit for the cleanup. Lekin when I started it, I had to talk to Mr. Jaitley and tell him कि we have to start this today because the banks are not lending anymore because they're full of bad loans. These BJP critics who say कि आपने telephone banking किया है, they know nothing. And I reject them, but why get into a fight with a politician? Basically, you get dirty if you get into that fight. Right. So I talk my own. अच्छा, and वो let जो them say what they want. हाँ जी, पर वो जो आप ये कह रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम का क्लीनअप आपने शुरू किया था, तो अपने टेन्योर के कुछ 3-4 अच्छी बातें आप बता सकते हैं रघुराम जी? आप BJP is taking credit for low inflation. The inflation rate was double digits when I came in. We brought it down to 5%. Right? That was during BJP time. I served, as I said, 28 months in BJP time. Yes. लेकिन वो कहेंगे कि आप कांग्रेस अपॉइंटी है तो इसलिए you're a bad guy. I mean, this is stupid. You can't run a country like this. आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो 28 महीने मोदी जी के साथ काम करने का? It was very good. With Mr. Jaitley, with Mr. Modi, हमने काफी कुछ accomplish किया। एक तो बैंक लाइसेंसिंग, हमने काफी बैंक्स को लाइसेंस किया, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये जो पेमेंट बैंक्स, हमने इन्फ्लेशन को कम किया। वी स्टार्टेड द क्लीन अप ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। यूपीआई हमने शुरू किया। वो अभी जो लोग क्रेडिट लेते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि यूपीआई वाज स्टार्टेड इन 2016। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई प्लेड अ बिग रोल. Nandan played a big role. Nandan Nilekani played a big role. Right. NPCI played a big role, but we facilitated it. ओके. मतलब फिर आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया आरबीआई के पद पर 16 के बाद? Some differences with the government. उनको रीअपॉइंट करना था, उन्होंने रीअपॉइंट नहीं किया, तो we parted ways. मेरा टर्म खत्म हो गया था ना, 3 साल. हाँ, राइट. पर कौन से क्या डिफरेंसेस आपको कुछ समझ में आया कि और क्या आप करना चाहते थे आगे कंटिन्यू? नहीं, मैं क्लीन अप खत्म करना चाहता था. हमने शुरू किया है. सो अब लोग कहेंगे कि हाँ इतने सारे एनपीएस तब निकले, इसलिए निकले क्योंकि हमने बैंक्स को फोर्स किया कि जो एनपीए है आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसके बाद यू हैव टू डील विद इट. तो हमने फोर्स किया बैंक्स को दैट दे शुड रिकॉग्नाइज. और मैं ये चाहता था कि let me see that through. Let me finish the cleanup of the banking system, because once the banking system is cleaned up, it can start lending again. Lekin differences.
अब नीति आयोग के मेंबर हैं अरविंद विरमानी, आपने देखा होगा, वो आपको कहते हैं पैराशूट इकोनॉमिस्ट हैं, इंडिया कभी आते नहीं है, यूएस में रहते हैं, वो क्या समझेंगे? मेरे ख्याल में ये जो लोग कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक रिटर्न इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आप पैराशूट इकोनॉमिस्ट है, आई डोंट थिंक इट्स अ सीरियस कमेंट। ओके, अब आगे आई थिंक ये पब्लिक को ये देखना चाहिए, व्हाई आर पीपल फ्रॉम आउटसाइड टेकिंग इंटरेस्ट इन इंडिया, एंड द रीजन आई एम टेकिंग इंटरेस्ट इन इंडिया इज बिकॉज आई एम एन इंडियन। यस, पर आपको लोग एंटी नेशनल बोलने लगते हैं। बोलने तो, जब मैं आता हूं, जब कस्टम्स ऑफिसर मुझे सल्यूट करता है, कहता है कि सर आप देश के लिए काफी काम कर रहे हैं, दैट्स इनफ। दैट्स आई डोंट केयर अबाउट the critics when there are good people who say कि please continue doing what you're doing। मैं कहीं पढ़ रहा था रघुराम जी के आपके पिताजी ने रॉ में काम किया था। एक जमाने में रॉ में काम करते थे। ओके, तो जो लोग आपको एंटी नेशनल कहते हैं, आप उनको ये क्यों नहीं बताते कि मैं तुमसे ज्यादा नेशनल हूं, तुमसे ज्यादा नेशनलिस्ट हूं, मेरे पिताजी ने रॉ में काम किया है, देश के लिए जान दांव पर लगाई है। नहीं, उनको प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस भी मिला, बट दिस इज व्हाट कंपटीशन इज दिस? You're giving in to your critics when you even take them seriously. That's why I don't take this parachute economist comment seriously. I don't take this कि आपने एनपीए क्रिएट किया, कि आपने फोन बैंकिंग को अलाउ किया। This is all rubbish. This is political. और जब गवर्नमेंट के दो मिनिस्टर्स अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर, आपने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो पीस लिखा, वो लोग कहते हैं कि रघुराम राजन जी फैक्ट्स गलत बता रहे हैं और जानबूझकर पॉलिटिशियन का चश्मा पहनकर इसको एनालाइज कर रहे हैं, जबकि हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रोग्रेस किया है। क्या जवाब देंगे आप? We can keep debating the facts. मैं ये I see this as progress कि they're now talking about value added. पहले value added के बारे में वो they wouldn't talk at all. And हमने उनको कहा कि it is not a matter of how many phones you make, it is how much you import versus how much you export. Okay, मतलब असेंबल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो? Exactly. और अगर आप ज्यादा वैल्यू एडेड क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। एंड नाउ व्हेन यू हियर द मिनिस्टर्स टॉक, दे आर सेइंग कि हाँ हम इतना वैल्यू एडेड कर रहे हैं, सो दैट आई सी एज प्रोग्रेस। आई वांट देम टू फोकस ऑन द इकोनॉमिक्स, not to say कि हाँ हम बड़े देश बन गए because we are exporting cell phones which we assembled in India। बट इसमें एक छोटा सा मेरा क्रॉस क्वेश्चन है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं रघुराम जी, लेकिन जब आप कहते हैं कि मोबाइल फोन यहां पर सिर्फ असेंबल हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर क्यों नहीं हो रहे पूरे? फिर चिप जब मैन्युफैक्चर होती है, आप कहते हैं चिप मैन्युफैक्चर क्यों कर रहे हैं? ये काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं हो गया? कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ये? मैं मैन्युफैक्चर के बारे में इतना कंसर्न नहीं हूं, मैं सब्सिडीज के बारे में कंसर्न हूं। ओके। अगर आप जैसे कि आप इतना सब्सिडी दे रहे हैं हर सेल फोन के लिए और वो लोग सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वैल्यू एडेड है बहुत ही कम है, देश के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, बट यू आर पेइंग अ बिग सब्सिडी। नाउ व्हेन यू लुक एट चिप मैन्युफैक्चरिंग, मैं आपसे पूछता हूं कि सब्सिडी कितना दे रही है गवर्नमेंट? ये जो गुजरात में जो पैकेजिंग चल रही है माइक्रोन की चिप, वो 2.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, $2.7 बिलियन। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग $2 बिलियन। इतना सब्सिडी मिल रहा है उनको। अगर $2 बिलियन आप यूनिवर्सिटी को देते हैं, 5-6 यूनिवर्सिटी बनाते हैं $2 बिलियन के साथ, कितने स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बन सकते हैं उससे? तो आई एम सेइंग कि इज दिस अ गुड यूज ऑफ योर मनी when you're subsidizing in such a big way and getting very little? कितने जॉब्स आपको मिल रहे हैं ये गुजरात फैक्ट्री से? 5,000 जॉब्स, यानी कि हर नौकरी के लिए आप 4 करोड़ दे रहे हैं। Is that लेकिन जब चिप बनेगी तो फिर एक्सपोर्ट भी होगी, और एक्सपोर्ट होगी तो फॉरेन करेंसी भी आएगी। क्या ये एनालिसिस गलत है? कितना एक्सपोर्ट करेंगे? ये जो चिप्स लोग बनाते हैं, there is a global glut in chips right now, okay? And the chips that we will make will be higher cost typically than the chips that are being made elsewhere.
Okay. तो एक्सपोर्ट मार्केट में इतना नहीं मिल सकता है. दिस इज मेनली फोकस्ड ऑन द इंडियन मार्केट एंड इट इज ट्रू वी नीड चिप्स. ओके, रघुराम जी, आपसे लोग ये भी पूछते हैं कि आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में क्यों गए थे? आपको ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि आप वहां गए? क्योंकि उसके बाद से तो आप पर आरोप और लगने लगे कि आप कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, राज्यसभा जा रहे हैं. नहीं, मैं राज्यसभा नहीं गया हूं और मैंने ये कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू द राज्यसभा एंड इट टर्न्ड आउट टू बी राइट. नहीं, I think that Bharat Jodo Yatra had some basic principles which I believe in. The integrity of India, the need for communal harmony, the need to have, justice for all, equality, inclusion. ये जो शब्द हैं, इनको रियलिस्टिक बनाना है इंडिया में. वी हैव टू मेक इट एन इक्वल सोसाइटी. मतलब आप पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, ये आप क्लियर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे? नहीं, पॉलिटिक्स में मैं भाषण नहीं देने वाला हूं पब्लिक में. मैं बाहर से सलाह देता हूं, एडवाइस देता हूं, मैं क्रिटिसाइज भी करता हूं. आपने उसके बारे में बात किया है. तो क्या आप अभी भी इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं किसी भी रोल में, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो? मैं एडवाइस तो देना चाहता हूं और एडवाइस in a government that respects the principles of India, which Gandhiji fought for, which Nehru fought for, which Sardar Patel fought for. मतलब आपके विचार मेल नहीं खाएंगे, इसलिए आप मोदी जी के साथ काम नहीं करना चाहेंगे इस सरकार के साथ? मैंने ये नहीं कहा. मैंने ये कहा कि I will work with any government which believes in those principles. ओके. आपने रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात की थी, जो तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी से मेरी मुलाकात हुई, उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई. मैं जो बात करना चाहते हैं मैं उनसे बात करता हूं. मतलब बीजेपी वाले आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, सीएम्स जो हैं? कभी इनविटेशन नहीं मिला है. अच्छा, फ्रीबीज पर आपका क्या कहना है? आजकल ऐसा लगता है रेस लगी हुई है, हर पार्टी प्रॉमिस कर रही है ये फ्री वो फ्री, ये ले लो वो ले लो, और इसकी जिम्मेदार माना जाता है वही आम आदमी पार्टी है जिसको आप क्रेडिट दे रहे हैं दिल्ली में स्कूल सुधारने का. आई थिंक स्कूल्स और हेल्थ केयर काफी इंपॉर्टेंट विषय हैं. हमें स्वच्छ भारत चाहिए, हमें शिक्षित भारत चाहिए. तो एनी पार्टी विच फोकसेस ऑन दिस, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट. अब this is different from freebie, right? If you improve government school, people can get their children educated. Those children can get good jobs. Best form of freebie is a good job. If you can create good jobs, people will be much better off. So freebies से आप agree नहीं करते हैं? नहीं, टारगेटेड फ्रीबीज ठीक हैं. अगर गरीब लोग हैं, जिनके बच्चे अच्छी तरह से खाते नहीं हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, इफ यू कैन गिव देम अ लिटिल सो दैट दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, सो दैट दे कैन फीड देयर चिल्ड्रन बेटर, दे कैन गेट रिड ऑफ कुपोषण, आई थिंक देन यू आर पुटिंग देम ऑन अ बेटर ट्रैक. ओके, एंड आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये जो करंट गवर्नमेंट है, राशन खिला रही है, फ्री राशन दे रही है 80 करोड़ लोगों को देश में, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या अच्छा स्टेप है ये, और क्या इंडिकेट करता है ये? I think certainly during the pandemic it was important. यो महामारी में के वक्त I think this was very important. At some point we have to stop it because 80 crore people don't need free food. क्या वो टाइम आ गया, अब उसको रोक देना चाहिए? वो पता नहीं, वो गवर्नमेंट सरकारी इकोनॉमिस्ट जानते हैं कि क्या चल रहा है वहां पे, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए. मेरे ख्याल में कम करना चाहिए. It shouldn't be 80 crores, it can be less than that. And I think you'll have to see that over time. You can't feed more than half your population all the time on. और प्रॉब्लम ये है कि जो आप ग्रेन दे रहे हैं, then people feel compelled to eat that grain. And it's not healthy. If people have a diet which is largely grain but don't eat vegetables, don't eat dal because those aren't being given free, then your diet is wrong. जी, जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं वो ये तो मानते हैं कि आपने ओपीएस पर और लोन वेवर का, इस पर आपने जो स्टैंड लिया है
वो सबको समझ में भी आता है कि ये किसानों के लोन ऐसे माफ नहीं करने चाहिए, ओपीएस पर नहीं लौटना चाहिए, जो कि जाहिर है ओपीएस कांग्रेस की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ओपीएस लाओ। बीजेपी कहती है नहीं, एनपीएस ठीक है। लोन वेवर पर सब मिलीजुली राय है सबकी, कोई इसका विरोध नहीं करता है। तो इन दो इश्यूज पर आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है रघुराम जी कि ये दोनों गलत हैं? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। ये इंस्टेड ऑफ लोन वेवर, व्हाट डज लोन वेवर डू? लोन वेवर गिव्स अ बेनिफिट टू द पर्सन हु स्टॉप पेइंग द लोन, and the person exactly. who paid the loan doesn't get any benefit. He becomes the idiot who paid instead of being the person who respectfully paid his debt because he thought कि debt should be paid down. Right. तो मेरे ख्याल में ये debt culture को थोड़ा vitiate करती है ये जो arbitrary loan waiver. लेकिन in specific cases where the farmer is overly indebted, the lender should take a lenient view कि हम farmer के साथ कैसे काम कर सकते हैं to reduce his debt. So, waiver in specific cases I don't think is a bad thing. This, across the board waiver is a problem. ये दो तीन जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो उसको बहुत पब्लिसाइज करती है सरकार, उसे अचीवमेंट बताती है, वो है उज्ज्वला स्कीम, एलपीजी वाली, टॉयलेट्स वाली स्कीम और घर बनाने वाली स्कीम। आप इनसे एग्री करते हैं, ये अच्छी स्कीम्स हैं? अगेन, अगर टारगेटेड हैं तो ठीक है। जैसे ये टॉयलेट्स वाली स्कीम, राइट? तो हमें इस पे रिसर्च करना चाहिए कि कितने लोग टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं, और ये जो पैसे जा रहे हैं इसके लिए, आर दे बीइंग यूज्ड इन द राइट वे? आर दीस टॉयलेट्स गोइंग टू are they well constructed? Will they last for a long time? And most important, जो आपने कहा था, are they being used? Because whole point was to get rid of open defecation, which is a problem. So I think in each of these schemes we have to see ये जो target population है, ये जो beneficiary है, are they the right ones? Are they the poorest? Okay. Because sometimes in government schemes, what happens is they're not targeted at the poorest. What happens is the middle class gets the scheme. And then, of course, a lot of government money is going to help people who don't need as much help as the poorest. So, evaluation करनी चाहिए इन schemes की। क्या कम्युनल डिवाइड बहुत ज्यादा हुआ है रघुराम जी, और आपको लगता है इसका बहुत नुकसान भी हुआ है देश को? मेरे ख्याल में काफी बढ़ रही है, और नुकसान तो मेरे ख्याल में बढ़ सकती है नुकसान यहां से। और इसीलिए शायद आप भारत जोड़ो यात्रा में भी गए थे? इसलिए मैं गया था, बिकॉज आई थिंक दैट नो कंट्री हैज सर्वाइव्ड बाय मेकिंग 20% ऑफ इट्स सिटीजन सेकंड क्लास सिटीजन्स। नो कंट्री, आप देखेंगे हिस्ट्री में, देयर इज नो चांस। और लोग कहते हैं कि नहीं, वी डोंट वांट टू मेक देम सेकंड क्लास सिटीजन्स, वी वांट इक्वल सिटीजनशिप फॉर एवरीवन। बट इक्वल सिटीजनशिप ऑन माय टर्म्स, it will be on my terms, not the terms of the minority. And our forefathers were our founding fathers were very clear कि minority protection is to make the minority feel that they have a place, right? तो जब मनमोहन सिंह ने कहा था रघुराम जी अपने प्राइम मिनिस्टर के टर्म में कि नेचुरल रिसोर्सेज पर पहला राइट माइनॉरिटीज का होना चाहिए, क्या वो सही था? आप अग्री करते हैं उससे? नहीं, I don't think we want I don't want to comment on Dr. Manmohan Singh's statement because I don't know what context it was said, but मैं ये कहना चाहता हूं कि we should try for a level playing field for sure. Okay. But we should ensure that the minorities feel protected. ये नहीं कि they should feel that if there's a riot, their houses are bulldozed. If there is some kind of religious activity, they're never given any support, while the majority religion gets support. It should be a level playing field. Treat them equally. Treat them as full-fledged Indians. They are Indians. They're not a different country. Right. अभी भारत जोड़ो की बात की मैंने आपने, तो राहुल गांधी को आपने जाना अभी तक, कैसे रेट करते हैं आप राहुल गांधी को? लोग कहते हैं देखिए इलेक्शन पे इलेक्शन हार रहे हैं, लोग उनकी स्कीम्स पर यकीन नहीं करते जो वो प्रॉमिस करते हैं, न्याय उन्होंने इतनी
ल्यूक्रेटिव, इतनी अट्रैक्टिव स्कीम दी थी, उस पर लोगों ने यकीन नहीं किया। 6,000 रुपए महीना वो दे रहे थे हर घर को। इस बार भी ऐसी स्कीम लेकर आए हैं वो, क्या प्रॉब्लम है? नॉट माई जॉब टू रेट राहुल गांधी। मैं ये कहूंगा, आई डोंट रेट एनी पॉलिटिशियन, दैट्स नॉट माई प्लेस, बट ये कहूंगा कि दैट व्यू which is espoused of national integrity, of equality of communities, of trying to elevate those who are falling behind. I think this is an important part of our national discussion. You can't put this to the side and say this is not important, because the more inequality there is, the more a few businessmen get all the gains and most of the others don't. That creates tension within the country. क्या देश में डिक्टेटरशिप आ रही है क्या? आपको लगता है रघुराम जी डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है और ज्यादा ऑथोरिटेरियन रिजीम? अभी तो डिक्टेटरशिप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। ऑथोरिटेरियन, अधिनायकवादी। अधिनायकवादी कौन कहता है रघुराम राजन की हिंदी अच्छी नहीं है? नहीं, बट वी कैन आई थिंक इसको डिबेट कर सकते हैं काफी, लेकिन मेरे ख्याल में जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अगर आप बायस करते हैं गवर्नमेंट की तरफ, जैसे अभी इनकम टैक्स आस्क्ड कांग्रेस टू पे बैक ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, व्हाई नाउ, व्हाई जस्ट बिफोर द इलेक्शन? आप क्या सो रहे थे 5 साल के लिए? व्हाई जस्ट बिफोर द इलेक्शन? दिस सीम्स अ बायस एंड आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि ये नहीं चलना चाहिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में भी आप उसी तरह का देखते हैं? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो वहां पे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि व्हाई वाज एसबीआई सेइंग वी कांट रिलीज दिस डेटा टिल आफ्टर द इलेक्शंस? When Supreme Court asked them, suddenly all the data came out. Yes. So this is a reflection of bias, I think, and we have to make sure this bias doesn't tilt the election playing field, because what is important for the electorate is they should have full choice. Okay. And they should have full transparency. जी, ईडी सीबीआई जो जा रहे हैं ऑपोजिशन लीडर्स के यहाँ ज्यादा, ऑलमोस्ट उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं, ये भी आपको लगता है कि गलत है और ये मेल इंटेंशन से किया जा रहा है? No, if you look at the Indian Express report 3-4 दिन पहले, it basically says कि most of these sort of charges are against opposition. But more important, and this is, I thought, very cute sort of video by the Congress, when they shift to the BJP, all these problems get whitewashed. Washing machine में धुल जाते हैं. Washing machine में धुल जाते हैं. Exactly. तो मेरे ख्याल में this is a clear source of concern. I won't say, we know for sure it's bias, but if you look at it prima facie, it looks like bias. और इलेक्शन कमीशन का रोल भी आपको लगता है न्यूट्रल नहीं रह गया है? नहीं, I mean, मेरे ख्याल में that is still to be tested. I think these new members should be given a chance to show that they are. ये जो appointments process है, that is not neutral. It should be a neutral process. I don't understand why it wasn't, Prime Minister, Leader of Opposition, and Chief Justice. That seems a neutral process. नए पार्लियामेंट की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनाई गई उसमें भी काफी खर्चा हुआ, उसको आप ठीक मानते हैं खर्चे को? मेरे ख्याल में कई चीजें नेशनल डेवलपमेंट के लिए हैं. So to the extent that it is kept contained, it is a reasonable thing if people come and see. I don't want to comment on the architecture. I don't want to comment on whether it's well designed, etc. But some expenditure on that. But these are less important than 1 lakh crore on 76,000 crores on chip subsidies. That's a bigger source of expenditure. और नोटबंदी पर, नोट बैन पर, डीमोनेटाइजेशन पर आपकी राय अभी भी वही है जो पहले थी या कुछ बदली है? बेनिफिट क्या हुआ उससे, आप ही बताइए. उससे हमें बेनिफिट क्या मिला? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या ब्लैक मनी भी, ब्लैक मनी कम हुआ? मेरे ख्याल में कुछ. तो जब आप गवर्नर थे आरबीआई के, क्या उस टाइम कोई डिस्कशन हुआ था? क्योंकि उस टाइम तो आप 2016 में जब ये हुआ, उससे ठीक पहले तक तो आप आरबीआई गवर्नर थे. डिस्कशन तो हुआ था,
और मैंने अपोज किया। मैंने कहा कि ये ठीक चीज़ नहीं है। और कहीं वही वजह तो नहीं थी रघुराम जी जिसकी वजह से आपको आपका टेन्योर एक्सटेंड नहीं किया गया? मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा। तो आपने सोचा तो होगा कि ऐसा कौन सा डिफरेंसेस आ गए जिनकी वजह से मुझे इन्होंने रीअपॉइंट नहीं किया, टेन्योर एक्सटेंड नहीं किया? नहीं, मेरे ख्याल में वो ये भी चाहते थे कि वी वांट समबडी हु यू नो, मेरे ख्याल में इट वाज नॉट जस्ट नोटबंदी दैट वाज द सोर्स ऑफ डिफरेंस। तो क्या यस मैन चाहिए था सरकार को? नहीं, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा। क्या आप मिस करते हैं अपने देश के लिए ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करना रघुराम जी? नहीं, मैं ये कहूंगा कि एज एन ऑफिशियल व्हेन यू हियर द नेशनल एंथम बीइंग प्लेड यू फील अ सेंस ऑफ प्राइड। वो इंग्लिश में जो कहते हैं गूस बम्प्स, यस, वो गूस बम्प्स आते हैं कि हाँ, आई एम एन इंडियन स्पीकिंग फॉर इंडिया। दैट इज अ गुड फीलिंग। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स यू हैव। और आपने ये तो बता ही दिया है कि आप फिर से आप एडवाइजरी रोल में गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहेंगे। रघुराम जी, अब मेरा रैपिड फायर राउंड, जिसमें कुछ एक छोटे छोटे सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कुछ गूगलीज भी हो सकती हैं। ठीक है, बहुत जल्दी। नो कमेंट भी कह सकता हूं। हाँ, वो आपके ऊपर है पूरी तरह से, यू आर फ्री। पहला सवाल, रघुराम जी, देश का बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? मेरे ख्याल में एक कंपटीशन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मिश्री यशवंत सिन्हा और पी चिदम्बरम। ओके, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? देखिए, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बारे में आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन दैट पीवी नरसिम्हा राव। ओके, देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? वो तो इतने सारे हैं। मैं इकोनॉमिक लिहाज से ही पूछ रहा हूं क्योंकि आप इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। नहीं, वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरोन, ही वाज वेरी गुड। ओके, अगला सवाल, देश में बेस्ट इकोनॉमिक माइंड आप किस लीडर का आज मानते हैं? ये तो काफी मुश्किल है। नो कमेंट। ओके, नो कमेंट। देश का बेस्ट इकोनॉमिस्ट आप किसे मानते हैं? आप अपना नाम भी ले सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट इज अमर्त्य सेन। ओके, बेस्ट आरबीआई गवर्नर अब तक का कौन रहा है रघुराम जी? मेरे ख्याल में जो पहले के गवर्नर्स थे। आप अपना नाम भी ले सकते हैं। नहीं, अपना नाम क्यों लूंगा? आई थिंक दैट मैं नाम भूल रहा हूं। जो फाइनेंस आरबीआई गवर्नर थे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर थे 1950s में, नाम भूल रहा हूं। सी रंगराजन वाज अ ग्रेट गवर्नर। सी रंगराजन वाज अ ग्रेट गवर्नर। देश का मोस्ट इंक्लूसिव लीडर आप किसे मानते हैं? आप भारत जोड़ो में गए थे, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। इंक्लूसिव लीडर, मेरे ख्याल में कांग्रेस में एक ट्रेडिशन है इंक्लूसिवनेस का, वो अच्छी ट्रेडिशन है। इस सरकार की, मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती आप क्या मानते हैं? मेरे ख्याल में नॉट वैक्सीनेटिंग पीपल बिफोर द सेकेंड वेव। ओके, मोदी सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट आप क्या मानते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, अनडाउटेडली इंफ्रास्ट्रक्चर। और मोदी जी की बेस्ट स्कीम इस गवर्नमेंट की आपको कौन सी लगती है? बेस्ट स्कीम मेरे ख्याल में इवैल्यूएशन करनी चाहिए, उसके बिना हम नहीं बता सकते हैं। तो ओके, पीएम मोदी को 10 में से कितने नंबर देते हैं आप इकोनॉमी पर? मैंने कहा रेटिंग नहीं करता हूं मैं। ओके, निर्मला जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को कैसे रेट करते हैं? नो, रेट नहीं करूंगा। पी चिदम्बरम, उनको तो आपने कहा कि वो ही इज टॉप देयर, अप देयर।
नहीं, उनका ड्रीम बजट था ना 1990s में, दैट सेट्स हिम, और वो कॉमर्स मिनिस्टर थे ड्यूरिंग द लिबरलाइजेशन, तो उन्होंने काफी काम किया, बट आई वोंट रेट एनीबॉडी, नो। ओके, थैंक यू सो मच रघुराम राजन जी, मुझे बहुत मजा आया you. आपके साथ ये इंटरव्यू करने में। थैंक यू सो Thank मच, you for थैंक्स फॉर द having टाइम, me. थैंक यू।